Good morning students, welcome once again in Eclav International online classes. In the previous video lecture we have done about the valence shell, valency. Today we are going to take next topic of the chapter, that is isotope. आइसोटॉप्स क्या मतलब है भैया आइसोटॉप का? देखिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अब तक देखिए अपन ने देखा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर में डिफर होते हैं। एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो भी डिफर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा कि एटॉमिक मास जो है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर पे, क्योंकि बेसिकली हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, P प्लस N होता है। यानी एटॉमिक मास को हम कहते हैं P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं इक्वल टू दी P। ये अपन कर चुके हैं, पहले ही कर लिए अपन ने। एटॉमिक मास अपन कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे आइसोटॉप्स क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ऐसे एटम्स जो सेम एलिमेंट के हों, उनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनका मास नंबर जो हो यानी एटॉमिक मास जो हो वो डिफर हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। तो बेसिकली आइसोटॉप क्या है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number but different atomic mass। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिफर होगा, उन्हें कहा जाएगा आइसोटॉप्स। देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल अगर लें अपन, तो एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है आपका, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भी देखिए। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है Z इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है, ठीक है। Z इज इक्वल्स टू 1 होता है फॉर दी हाइड्रोजन। फर्स्ट जो आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो है प्रोटियम, सेकंड है ड्यूट्रियम और थर्ड है ट्राइट्रियम। देखिए इसको अपन शो करते हैं P से प्रोटियम, इसको D से ड्यूट्रियम और इसको T से ट्राइट्रियम। देखिए क्या मतलब है इसका। हाइड्रोजन जो होगा इसमें 1 प्रोटॉन होगा, 0 न्यूट्रॉन होगा। इसमें इस वाले हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होगा, 1 ही न्यूट्रॉन होगा, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होगा लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। में क्या निकलेगा कि इस वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर भी 1 होगा, बिकॉज मास विल बी P प्लस N। यहाँ पे P प्लस N करोगे तो 1 ही आएगा, बिकॉज N इज इक्वल्स टू 0। तो प्रोटियम हाइड्रोजन एलिमेंट का
ऐसा आइसोटॉप है जिसमें न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही प्रोटियम के लिए कितना होता है, 1 1 होता है। ड्यूट्रियम की अगर अपन बात करें तो इसका सिंबलाइजेशन आप ऐसे करेंगे H12। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने सिंबल्स देना सीखा था एलिमेंट्स को, किस तरीके से देते हैं सिंबल्स। सिंबल देने के लिए नीचे सबस्क्रिप्ट में अपन लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देखिए सबस्क्रिप्ट में दोनों का एटॉमिक नंबर 1 1, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट में उनके मासेस देखिए, इसका 1 इसका 2। इसमें कितना हो जाएगा, इसका सिंबल आ जाएगा 1 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो उतना ही है 1, बट एटॉमिक मास कितना हो गया 3, 2 + 1 = 3। तो ये आपका प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम और ये ट्राइट्रियम। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटियम कौन सा वाला हाइड्रोजन आइसोटॉप होता है जिसका मास नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर तो सबका ही 1 1 1 होगा, लेकिन प्रोटियम में मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। दूसरे वाले का मास नंबर कितना होता है, 2 होता है ड्यूट्रियम का। और ट्राइट्रियम कौन सा होता है जिसमें मास नंबर कितना होता है, 3 होता है। आप देखिए कैसे आप डिफर करेंगे। देखो जनरली अपन जो वाटर यूज करते हैं वो होता है H2O, ठीक है, H2O। यहाँ पे जो ये H है वो कौन सा वाला H है, प्रोटियम वाला H है। कौन सा वाला H लिया जा रहा है, प्रोटियम। लेकिन कई बार आपने अभी तक तो बिल्कुल देखा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप अपर क्लासेस के अंदर अगर साइंस ब्रांच लेंगे और जाएंगे, या फिर कोई साइंस ब्रांच वाला फ्रेंड होगा उसकी बुक्स वगैरह को कभी कभार अगर आपने देख लिया तो कई बार आपने नोटिस करा होगा, या नहीं किया है तो आप करेंगे कि कई जगह पे D2O लिखा हुआ होता है। कि भाई H2O तो समझ में आता है कि वाटर होता है, ये D2O क्या होता है, ये D2O होता है हैवी वाटर। इसे क्या कहा जाता है, हैवी वाटर कहा जाता है, हैवी वाटर। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ हैवी वाटर, उसका रीजन है। हैवी वाटर क्यों कह रहे हैं अपन इसको, उसका रीजन ये है कि ये जो H है उससे ज्यादा हैवी D है, दिख ही रहा है। H क्या है 1 और D कितना आ रहा है 2 मास में आ रहा है ना भाई। H को अगर मास नंबर के बेस पे लिखा जाए तो ये 1 है, जबकि D को अगर मास के बेस के नंबर पे लिखा जाए तो ये 2 मास नंबर गेन करता है। तो H की बजाय D इज द हैवियर, ज़्यादा हैवियर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये वाटर, ये कौन सा वाला वाटर, हैवी वाटर, ठीक है। तो D2O कई बार लिखा जाता है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, हैवी वाटर का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली इट इज अ ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ड्यूट्रियम का ऑक्साइड था, वो किसका था, प्रोटियम का, जो कि वाटर बना रहा था। ड्यूट्रियम का अगर वाटर बनाएगा तो क्या कहलाएगा, हैवी वाटर कहलाएगा, ठीक है। तो 3 आइसोटॉप्स हो गए भी हाइड्रोजन के, कौन कौन से हुए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। तो किस तरीके से लिखेंगे आप, H11, H12 और H13। These are the 3 isotopes of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं ये। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें, सेकेंड एग्जाम्पल आइसोटॉप्स का, तो आप ले सकते हैं किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो दूसरे वाले क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 ही होगा, लेकिन इसका मास नंबर होता है 35, इसका मास नंबर होता है 37। तो ये दोनों आइसोटॉप्स हो गए किसके, क्लोरीन के आइसोटॉप्स हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें, कार्बन का ले सकते हैं। कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और एक होता है 12, एक होता है 13, एक होता है 14। ये आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के। इसके अलावा भी आइसोटॉप्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 4, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7, 14 और 15 दो आइसोटॉप्स होते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन 5th आइसोटॉप, ऑक्सीजन में होते हैं 8, 16, 17, 18, ये सारे आइसोटॉप्स हो गए। क्यों कह रहे हैं आइसोटॉप? बिकॉज वी कैन सी दैट atomic number of the elements are same but mass number is differ. सबके मास नंबर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, जबकि सब में एटॉमिक नंबर क्या है? सिमिलर है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द एटम्स of an element which have the similar atomic number but different atomic mass. या यूँ कह दें कि प्रोटॉन नंबर विल बी द सेम बट न्यूट्रॉन नंबर विल बी द डिफर। न्यूट्रॉन नंबर डिफर होता है तभी तो मास डिफर हो जाता है। भाई आप डिफरेंस अगर देखें किस वाले में? ऑक्सीजन वाले में देखते हैं। चलो 8, 16 था, एक का 8, 17 था और एक का 8, 18 था। ये 3 आइसोटॉप्स थे ऑक्सीजन के, राइट? तो इसमें जो Z है पहले वाले का वो कितना है? 8। इसका भी तो Z 8 ही है, इसका भी Z 8 ही है। इसका A है आपके पास 16, इसका A है आपके पास 17 और इसका A है आपके पास 18। अगर Z 8 है तो P कितना होगा? 8। अगर Z 8 है तो P होगा 8, P होगा 8, राइट? बिकॉज वी नो दैट Z विल बी इक्वल टू द P। लेकिन न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन अपन कैसे निकालते हैं भाई? A इज इक्वल्स टू P प्लस N होता है। तो N निकालने के लिए A में से P माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो N निकालो इसके लिए तो 8 आ जाएगा, इसके लिए N कितना आ जाएगा? 9 और इसके लिए N कितना आ जाएगा? 10। तो देखिए डिफरेंस, देखिए डिफरेंस। तो बेसिकली आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिसमें एक तो डिफरेंस किसका होता है? मास का। प्रोटॉन नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, बट डिफरेंस किसका आएगा? मास नंबर का डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस किस में आएगा? न्यूट्रॉन नंबर में। न्यूट्रॉन नंबर विल बी द डिफर इन एवरी आइसोटॉप, ठीक है? देखिए अब आपको पता है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनका मास डिफर होता है। तो फिर जब एलिमेंट एक ही लिखा जाए पीरियोडिक टेबल में तो फिर उसका मास कैसे लिया जाए? तो इसलिए आइसोटॉप्स के मास को निकालने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि एक अलग यूनिट काम में ली जाती है जिसको कहा जाता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। क्या कहा जाता है? FMU लिखा था ना अपन ने, एटॉमिक मास यूनिट निकाली थी, तब अपन ने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास यूनिट में निकाली थी। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाल रहे हैं ये? उसका रीज़न है भाई, आपको पता है कि जो भी एलिमेंट है वो एटमॉस्फेयर में एक टाइप में नहीं पाया जा रहा, एक टाइप का नहीं है, डिफरेंट टाइप्स हैं उसके। और वो डिफरेंट टाइप्स जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका रेशियो डिफर है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 35 जो होता है वो 3 रेशियो में होता है, जबकि 37 जो होता है वो 1 रेशियो में होता है। यानी अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स 100 एटम्स हैं क्लोरीन के, तो उसमें से 75 एटम्स जो होंगे वो उनका मास कितना होगा? 35 होगा। और जो 25 एटम्स होंगे उनका मास कितना मिलेगा आपको? 37 मिलेगा। तो बेसिकली जो रेशियो है बिटवीन द टू आइसोटॉप्स ऑफ द क्लोरीन दैट इज 3:1।
तो अब उसका एटॉमिक मास कैसे लिया जाए, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास यूनिट को। तो उसको किस तरीके से निकाला जाता है, जो भी रेशियो होता है, जिस भी आइसोटॉप का जितना भी रेशियो होता है उसको पहले क्या कर लिया जाता है, उससे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, उसके मास से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, और फिर टोटल रेशियो जो होता है दोनों का, उस टोटल रेशियो से उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल अपन ले रहे हैं किसका, क्लोरीन का। आई थिंक मैंने ये पहले भी करवाया है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर है तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो क्लोरीन का अगर आप क्या निकालें, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, तो आपको पता है कि Cl 1735 और सेकेंड वन इज Cl 1737. These are the two isotopes for the chlorine. Ratio and abundance ratio in the atmosphere, that is 3:1, means chlorine 35 is founding in the atmosphere as a 3 and chlorine 37 is founding in the finding in the nature as a 1:. तो ये जो रेशियो आप ले रहे हो वो रेशियो इस तरीके का होगा। जब इनका क्या निकालेंगे आप, मास निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे आप, तो आपको करना पड़ेगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई द 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4। 5 7 12 4 1 4. When you will divide it, it will come as a 3 and 5.5 mu. It will be the fractional atomic mass of isotope. Means क्लोरीन का जब भी आप एटॉमिक मास लोगे that will be 35.5. It will be 35.5 because we are taking the fractional atomic mass. क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल पार्ट के अंदर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इक्वल अबेंडेंस नहीं है, इनका रेशियो पाया जा रहा है 3:1 रेशियो के अंदर पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है, उसका रीज़न आप स्टेबिलिटी को मान सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट कर पाते हैं क्योंकि वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं, दूसरे वाले कम स्टेबल होते हैं। और जनरली आप जब आइसोटॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं तब आप देखेंगे कि आइसोटॉप्स जो होते हैं बेसिकली बहुत सारे आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, और जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर से रेज निकलती रहती है। कौन सी रेज निकलती रहती है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। उन गामा रेज, उन अल्फा बीटा गामा रेज के निकलने की वजह से वो स्टेबल नहीं रहते, धीरे 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 क्या होते रहते हैं, डिके होते रहते हैं या ख़त्म होते रहते हैं। उनकी जो अमाउंट होती है वो कम होती चली जाती है। तो जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जो कम स्टेबल रहेगा उसका अमाउंट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे अगर आपने सुना हो तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो थे उनकी सबसे पहले स्टडी जो की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी और नोबेल प्राइज़ उनको दिया गया था। उनकी पूरी फैमिली ड्यू टू द कैंसर ख़त्म हो गई थी क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर क्या कर रही थी, स्टडी कर रही थी। उनके हस्बैंड उनके साथ थे, वो खुद थी, उनकी बेटी थी, बेटी के हस्बैंड भी थे, तो सबके सब उसी एटमॉस्फेयर में रहते थे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के एटमॉस्फेयर में रहते थे बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़, दे आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैम। उस टाइम पर उन्हें इतना पता नहीं था कि बॉडी पे उन रेज का कितना हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो इसलिए जब वो स्टडी कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि इनके अंदर से कुछ रेज निकलती रहती हैं हमेशा और उन रेज के अंदर रहना हार्मफुल होता है। और वो जब तक इस चीज़ को समझ पाते उससे पहले उनकी बॉडी जो थी वो कैंसरस हो चुकी थी या उनके अंदर कैंसर जनरेट हो चुका था।
और एट लास्ट वो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो जो रेज छोड़ते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज जो छोड़ते हैं वो हार्मफुल होती है फॉर द ह्यूमन बींग्स। आपने एग्जाम्पल सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी का, जहाँ पे परमाणु बम छोड़ा गया था, डाला गया था। उसके बाद से अब तक वहाँ पर जो भी बच्चा बॉर्न होता है उसके अंदर डिजीज़ होती है, बॉर्न डिजीज़ होती है, बिकॉज वहाँ पर आज भी रेडियो एक्टिव रेज के ट्रेसेस हैं एटमॉस्फेयर में। तो आप कितना ही बच लीजिए, अगर एटमॉस्फेयर में ही है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे ही। उसको एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अलावा आप कहीं रह भी नहीं सकते। तो इसलिए आज भी जब भी बेबी पैदा होता है वहाँ पे तो वो बॉर्न डिजीज़ के साथ ही पैदा होता है। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज इनके अंदर से निकलती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे यूजेस ऑफ द आइसोटॉप्स एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज आइसोबार्स, यानी ओनली वन वीडियो लेक्चर इज लेफ्ट फॉर द चैप्टर नंबर 4. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.